बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा दूँ। मैंने आपसे बड़े लंबे अरसे से लगातार ये गुजारिश की है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं तो फिर VPN इंस्टॉल कर लें, क्योंकि तमाम इख्तलाफी आवाज़ों को कुचलने का फैसला हो चुका है। बाकायदा पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पर अब ये खबर भी चलवा दी गई है कि जितने भी लोग इख्तलाफ रखते हैं एस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से, उनके चैनल्स अब बाकायदा बंद कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान में आप वो चैनल्स नहीं देख पाएंगे, जैसे कि भारत में हमारे चैनल सबके बंद हैं, हमारे जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो भी भारत में बंद हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी अब यूट्यूब चैनल्स और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर हमें बंद करने की कोशिश की जाएगी, बल्कि इसका आगाज़ कर दिया गया है। बाकायदा हुकूमत से कुछ खबरों के मुताबिक, ये मीडिया में रिपोर्ट हुई है खबरें, कुछ खबरों के मुताबिक हुकूमत से इजाज़त मांग ली है PTI ने कि जनाब हमें इजाज़त दें, हम ये चैनल सारे बंद कर देंगे। इसमें एक मेरा चैनल है, ये जो आप जहां भी वीडियो देख रहे हैं, सदीक जान साहब का चैनल है, साबिर शाकिर साहब का चैनल है, शहबाज गिल साहब का चैनल है, वकार मलिक साहब का चैनल पहले बंद कर दिया गया है, अहमद दुरानी साहब का चैनल भी पहले बंद कर दिया गया है, और भी कुछ लोग हैं जिनके चैनल्स पाकिस्तान में बंद किए जाएंगे। अब ये खबर पाकिस्तान के मीडिया में चलवाई गई है, इसकी तस्दीक हो जाएगी आने वाले वक्त में, लेकिन पहले ही हम फायरवॉल की जद में, यानी डिफरेंट टेक्निकल तरीकों से हमारी वीडियोस को पहले ही रोका जा रहा है, उसकी रीच को कम किया जा रहा है, लोग उस वीडियो को देख ना पाए, सुन ना पाए, इसका बंदोबस्त किया जाता है पाकिस्तान में। तो बड़ा पैसा खर्च किया ये सारा काम करने के लिए, फायरवॉल लगाई गई है। अब पहले ही फायरवॉल की जद में टेक्निकल चीजों से रोका जाता है, और अब ये एक नई चीज आ गई है कि मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए जाएं। आप VPN के जरिए से हमारी ये वीडियोस देख पाएंगे, जो वीडियोस हम करेंगे, और इससे सोच तब्दील नहीं होगी। ये जो लोग ये तजर्बा करने जा रहे हैं ना, ये कान खोल के सुन लो। मैं पहले भी यही करता था, अब भी यही करता हूं, आइंदा भी यही करूंगा। मेरी सोच को आप बदल नहीं सके। 5 महीने आपने मार मार के मेरी हालत बिगाड़ के रख दी, लेकिन मैंने अपनी सोच, मेरी वही है, वही काम कर रहा हूं, वैसे ही काम कर रहा हूं। पहले भी ये करता था, अब भी ये करता हूं, आइंदा भी ये करता रहूंगा। और जब तक मुझे लगता है कि मुझे ये काम करना है, तब तक मैं ये काम करता रहूंगा। किसी की डिक्टेशन लूंगा नहीं, और ना ही मेरे दोस्तों की सोच बदलेगी, जितना मैं उनके बारे में जानता हूं। एक बात जो है वो मैं कल भी कहता था और आज भी कहता हूं कि जो भी फौजी या अफसर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खड़ा होगा, वो कल भी हीरो था, आज भी हीरो है। अब बहाना यही बना रहे कि हम फौज के खिलाफ हैं इसलिए हमारे चैनल बंद कर दो, तो ठीक है, कर दो फिर बंद। जो अपने हलफ से बेवफाई करेगा या जो आइन को तोड़ेगा, वो कल भी गद्दार था, आज भी गद्दार है, सादी बात है। और ये आईने पाकिस्तान में लिखा है, मैं अपने से नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के सारे दिमागों ने मिलकर ये फैसला किया है। आईने पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है, जाके उसे पढ़ लो। कायदे आजम का ये फरमान भी है, मैंने पिछले वीलॉग में आपको सुनाया भी था। 14 जून 1948 को कायदे आजम ने कोयटा स्टाफ कॉलेज में फौज को वाजे कह दिया था कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ सिविलियन के अहकामात की बजा आवरी है, आप पॉलिसीज नहीं बना सकते। तो ये गैर आईनी काम जब भी होगा, हम इसके खिलाफ बोलेंगे और खुलकर बोलेंगे। अब इसमें नादरीन जो दिन रात टाउट्स जोर लगा रहे हैं कि अवाम में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कुछ पजीराई मिली है, इंडिया के खिलाफ जो कामयाबी अल्लाह ताला ने एयरफोर्स को दी, उसके बाद अब इसको इस्तेमाल करते हुए सियासी मुखालिफिन को और इख्तलाफी आवाजों को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया जाए, ये अपनी बका के लिए टाउट्स जोर लगा रहे हैं, दिन रात इसकी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बॉर्डर पर दुश्मन के खिलाफ कोई भी कामयाबी मिले ना, तो वो मुल्क के अंदर जबर, फसायत और जुल्म के लिए किसी किस्म का कोई जवाब फराहम नहीं कर सकती। ये है वन लाइनर। तो नाज़रीन, VPN वगैरह इंस्टॉल कर ले अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं। हम अपना काम करते रहेंगे और आप तक अपनी आवाज़ पहुंचाते रहेंगे, बशर्ते कि आप भी अब थोड़ी सी कोशिश करें, VPN वगैरह लगाएं और इन वीडियोस को सुनने की जो है कोशिश करें। मैं आपको कुछ VPN बताऊंगा भी, कुछ दीगर दोस्तों ने बताए भी हैं कि ये फ्री मिल जाते हैं, आप इनको इंस्टॉल कर लें और इसके बाद जब आपने हमारी वीडियो सुननी हो, आप आराम से इसको ऑन करें, आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी, वीडियो सुने, उसके बाद बेशक ऑफ कर दें VPN को। नाज़रीन, एक बड़ा अफसोसनाक वाकया वो मैं आपके साथ रख देता हूं सामने। ये वज़ीरिस्तान के अंदर ड्रोन हमला हुआ है, और मुबैना तौर पे ये ड्रोन हमला पाकिस्तान की जानिब से हुआ है। इस ड्रोन हमले में 4 बच्चे शहीद हो गए हैं, जबकि 3 जख्मी हुए हैं। मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक कुछ इतलात ये कह रही है कि 3 बच्चे शहीद हुए हैं और 4 बच्चे जख्मी हुए हैं। अब क्योंकि वो दूर दराज का इलाका है, वहां पे मीडिया की इतनी रसाई भी नहीं है वज़ीरिस्तान में, लेकिन लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। जो थोड़ी बहुत तस्वीरें आई हैं वो ये बता रही हैं कि बच्चों की लाशें सड़क के ऊपर रख के लोग वहां पे बैठ गए
और वो एहतजाज कर रहे हैं। ये मीर अली का इलाका रिपोर्ट किया जा रहा है वजीरिस्तान में। ISPR की जानिब से या पाक फौज की जानिब से इसके बारे में अभी तक कोई तफसील जारी नहीं की गई। ये पाकिस्तान के अंदर होने वाला दूसरा ऐसा ड्रोन हमला है जिसमें बच्चों को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले भी बच्चे और खवातीन शहीद हो गए थे जब एक ड्रोन हमला हुआ था स्वात के नज़दीक, स्वाबी के नज़दीक, ये जो आपका मर्दान का इलाका है, वहाँ पे कुछ काटलिंग का एरिया है, उसके करीब पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे एक ड्रोन हमला हुआ था। तो वो गुज्जर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे जो ये जानवर पालते हैं अपने, खाना बदोश लोग, तो उनके ऊपर ये हमला हुआ तो खवातीन और बच्चे भी शहीद हो गए थे। और तब हुकूमत ने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कोई कार्रवाई भी नहीं की, लेकिन फिर इसके ऊपर जो है मट्टी डाल दी गई मामले पर। हत्ता कि ये मामला इमरान खान साहब को जेल में जाकर बताया भी नहीं गया। और अब ये एक और ड्रोन हमला रिपोर्ट हुआ है जिसमें बच्चों की लाशें अब आप देख सकते हैं, ये नजर आ रही हैं, इनकी शहादतें हो गई हैं वजीरिस्तान में। लोग वहाँ पे सरापा एहतजाज है। मजीद तफसीलात इसकी सामने आएंगी तो हम आपके सामने रखेंगे। बहुत सारे जर्नलिस्ट इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और जो तफसीलात मेरे पास अब तक इसके हवाले से हैं वो मैंने आपके सामने रख दी है। नादरीन, भारत ने कुछ चीज़ों के ऊपर जिद पकड़ ली है और ऐसा लगता है कि दोबारा पाकिस्तान और भारत के बीच में हालात खराब करने की एक कोशिश की जाएगी। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी को चोट लगी है और वो जख्मी है और वो तकलीफ में है और वो गुस्से में भी है और उसका नुकसान भी हुआ है, उसका इमेज भी तबाह हुआ है। उसकी सियासत के लिए ये पिछला तकरीबन जो एक हफ्ता वो गुजरा लड़ाई वाला, वो एक डरावना ख्वाब साबित हुआ है। अब द संडे गार्डियन है इंडिया के अंदर, अब ये इंडियन अखबार है द संडे गार्डियन। देखें ना, अब ये अखबार के अंदर जो लोग लिखते हैं वो लोग होते हैं जो क्रिमिनल ना हो। यानी इंडिया ये कहता है कि हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होती है तो वो दहशतगर्द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किए जाएं और उनको किसी किस्म का रूम ना दिया जाए। लेकिन एहसानुल्लाह एहसान, जिनके ऊपर बहुत सारे इल्जामात हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से, वही एहसानुल्लाह एहसान इंडिया के अंदर अखबार द संडे गार्डियन के अंदर अपना एक मजमून लिखते हैं। और इससे पहले भी एहसानुल्लाह एहसान ने एक मजमून द संडे गार्डियन में लिखा था 9 मार्च को। ये वक्तन बवक्तन लिखते रहते हैं, लेकिन बात यह है कि क्या ये दुरुस्त है? क्या एहसानुल्लाह एहसान को एक दहशतगर्द के तौर पे नहीं माना जाता? क्या उन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाइयां नहीं की? क्या वो कलदम तंजीमों के साथ काम नहीं करते या उनके साथ रिलेशन नहीं रहे? देखिए, पाकिस्तान ने इन्हें गिरफ्तार किया था 2017 में। उस वक्त के DG ISPR ने आकर बताया, शायद आसिफ गफूर थे, उन्होंने आकर बताया कि जनाब हमने पकड़ लिया है एहसानुल्लाह एहसान को। यानी उन्होंने पहले ये क्लेम किया कि जनाब एहसानुल्लाह एहसान ने खुद ही गिरफ्तारी दे दी है और सरेंडर कर दिया हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने जो इल्ज़ाम उनके ऊपर रखा था, एक तो ये जो इल्ज़ाम था बच्चों के कत्लेआम का, आर्मी पब्लिक स्कूल में 2014 वाला जो इंसिडेंट था 16 दिसंबर वाला, एक ये उसके ऊपर रखा था। दीगर बहुत सारे इल्जाम उसके ऊपर लगाए जाते थे कि ये कलदम तंजीमों के साथ मिलकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान के तौर पे काम करता रहा और इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब ये बंदा जनाब जैसे भी हुआ, क्योंकि TTP ये कह रही थी कि इसको गिरफ्तार किया है, जबकि आसिफ गफूर साहब ने ये खबर दी थी कि नहीं, इसको गिरफ्तार नहीं किया, इसने सरेंडर किया है। तो ये 3 साल तक पाकिस्तानी अफवाज के पास रहा, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस की हिरासत में रहा। 2020 में फरवरी में अचानक एक खबर आती है, और वो खबर कैसे आती है? एहसानुल्लाह एहसान खुद ये क्लेम करता है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तहवील से निकलकर चला गया है और अब वो आज़ाद शहरी है। तो ये जो इंसिडेंट था इसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। यार, सिक्योरिटी फोर्सेस की कैद से एक तालिबान लीडर कैसे छूट कर चला गया? आज भी जनाब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से, फौज से ये सवालात पूछे जाते हैं एजेंसियों से कि एहसानुल्लाह एहसान आपकी कैद से निकलकर कैसे चला गया, और उसके बारे में तो आप ये कहते थे कि वो APS के बच्चों का कातिल है, तो फिर वो कैसे छूटकर आपकी कैद में से चला गया? ये कैसे हो सकता है? तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है। आज वही एहसानुल्लाह एहसान इंडिया के अंदर एक मैगजीन के अंदर ये लिखता है आर्टिकल, और वो क्या कह रहा है जरा ये भी आप देख लीजिए। एहसानुल्लाह एहसान कह रहा है कि बहुत जल्द भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में, यानी मकबूजा कश्मीर में 2 बड़े हमले होने जा रहे हैं। और ये एहसानुल्लाह एहसान ने क्लेम किया कि उसको ये मालूमात पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर जो उसके सोर्सेज हैं, जिनसे उसके ताल्लुकात हैं, उनके ज़रिए से मालूम हुई हैं कि भारत के अंदर जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है वहाँ पे 2 बड़े हमले पाकिस्तान करवाएगा। अब ये वो उसका क्लेम है, ये उसका क्लेम है। देखें, TTP पाकिस्तान की दुश्मन है, ये सब जानते हैं, भारत भी पाकिस्तान का दुश्मन है, ये भी सब जानते हैं,
लेकिन ये ऐसा नंगा नाच नाचेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, ये किसी को आइडिया नहीं था। अब आगे ये लिखता है कि 9 मार्च को मैंने दावा किया था कि पाकिस्तान ने कुछ प्रॉक्सीज ग्रुप को दोबारा मुतहर्रिक किया है और वो मकबूजा कश्मीर में कार्रवाइयां करेंगे, और मेरा दावा दुरुस्त साबित हुआ और ठीक 42 दिन के बाद पहलगाम वाला अटैक हो गया। अब ये दोबारा हमले होंगे और नहीं रुकेंगे। 2 बड़े हमले उनकी मनसूबाबंदी कर ली गई है और उसकी वजह वो ये बताता है कि पाकिस्तानी एजेंसियां इस बात पर यकीन रखती हैं कि उनकी बका जंग के माहौल में है। फिर साथ ये लिखता है कि सियासी मुदाखलत की वजह से जो बदनामी हुई है वो इस लड़ाई के बाद अवामी हमदर्दी में बदल गई है। जो पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल पे वो अपना जायजा ले रहा है कि जनाब जो सियासी मुदाखलत की पाकिस्तान की एजेंसियों ने और फौज ने, उसकी वजह से बदनामी हुई थी, लेकिन अब ये जो जंग का माहौल बना इसमें कुछ रिकवरी हो गई है, अवाम की हमदर्दी मिली है, तो वो ये चाहेंगे कि मजीद मिले तो 2 हमले और हो सकते हैं। ये उसका कहना है एहसानुल्लाह एहसान का, और उसने ये क्लेम भी किया है। अब लोग करते ये ना कि थोड़ा सा पोर्शन काट के दूसरे बंदे के खाते डाल देते हैं, तो ये ऐसा गंद मारने वाले लोग भी पाकिस्तान में बैठे हुए। भारत की हठधर्मी नाज़रीन खत्म नहीं हो रही। भारत ने एशिया कप में शिरकत से इनकार कर दिया। पाकिस्तान इसके अंदर एक बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, भारत है, ये बड़े मुल्क थे। इनके अलावा 3 मुल्क और यूएई इसके अंदर हिस्सा ले रहा था, ओमान इसके अंदर हिस्सा ले रहा था, और एक हांगकांग। ये 8 टीमें मिलकर एशिया कप खेलने जा रही थी, लेकिन अब 7 टीमें रह गई हैं क्योंकि भारत ने कह दिया जनाब हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। और वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ उनकी चपकलिश। अब ना ये कप पाकिस्तान में हो रहा है ना भारत में हो रहा, ये दूसरे मुल्कों में हो रहा है। अब वहां पे होने वाले टूर्नामेंट में भारत अपने आप को ऐसे बाहर कर लेगा, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। और एशिया कप में से भारत ने अपने आप को बाहर निकाला, तो खेल को भी वो बीच में लेकर आ गए हैं, किसी किस्म की कोई चीज वो छोड़ नहीं रहे। साथ ही साथ भारत ने करतारपुर राहदारी जो है उसको खोलने से इनकार किया हुआ है। वहां सिखों का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, उनकी मजहबी मामलात हैं, वो ये कहते हैं सामने करतारपुर है, हमें जाने दो। ये रास्ता खुल गया, पाकिस्तान की जानिब से इजाजत है, लेकिन इंडिया की जानिब से उसे भी नहीं खोला जा रहा। तो सिखों का जो मुतालबा है वो लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान के मीडिया ने पिछले चंद दिनों में ये बातें बहुत ज्यादा उठाई गई कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामला तय हो रहे हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया रहा जंग के दौरान उसकी वजह से कोई बर्फ पिघल रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और जैसे कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, या वो कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। तो हुआ ये कि जिन लोगों ने खबर दी वो तो अपनी खबर पे आज भी कायम है कि इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। वो कहाँ हुई, कैसे हुई, इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। 2-4 जुमले रिपोर्ट हुए हैं, और वो ये कि इमरान खान साहब से गालिबन मदद मांगी गई कि इस वक्त आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया हुआ। तो इमरान खान साहब ने कहा जी ठीक है मैं कोऑपरेट कर देता हूं। लेकिन जो जुमले बोले गए ना, या 1-2 लफ्ज बाहर आए, वो इमरान खान साहब की वोकैबुलरी में है ही नहीं। यानी एक जुमला या लफ्ज जो है वो बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है मुख्तलिफ हलकों में कि इमरान खान ने कहा कि तुम दे इंडिया को। ये इमरान खान साहब की वोकैबुलरी में वर्ड नहीं है, हमने उनके मुंह से कभी नहीं सुना। मैंने उनके बाकी करीबी लोगों से भी पूछा, उन्होंने कहा जी ये गलत रिपोर्ट हुआ है, इमरान खान साहब किसी और लफ्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वाला वर्ड ऐसे जो है वो इमरान खान साहब बोलते नहीं है। तो पाकिस्तान के कुछ लोगों ने जो बातें की और मीडिया ने जो सौदा बेचने की कोशिश की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सौदा खरीदा नहीं। तो अब वो सारे अपनी बात से पीछे हट रहे हैं और कह रहे हैं जी कोई डील नहीं है, कोई रियायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है। तो ना तो इमरान खान साहब ने कोई डील मांगी है और ना ही इमरान खान साहब ने कोई रियायत मांगी है अब तक की इतला के मुताबिक। और इमरान खान साहब तो डटे हुए अपने मामले पे, हाँ मुल्क के मामले पे उन्होंने फॉर द टाइम बिंग उन्होंने कहा जी बाद में लड़ लेते हैं आपसे, पहले जरा दुश्मन को जवाब दे लें। तो ये बड़ी अच्छी बात है, इमरान खान साहब ने यही किया, बाकी सब लोगों ने यही किया। जो इख्तलाफी आवाजें हैं, मेरे जैसे लोग हैं, बाकी जर्नलिस्ट हैं, हमने भी यही किया कि ठीक है पहले इंडिया को निमट लेते हैं और बाद में आ जाएंगे वापस उसी मामले पे कि आप जुल्म जबर और फस्तायत कब बंद करेंगे, आप लाकानूनियत कब बंद करेंगे, आप अदलिया पे कंट्रोल कब छोड़ेंगे, आप पार्लियामेंट को और मीडिया को आजाद कब करेंगे। ये बातें हम बाद में करेंगे। और वो टाइम गुजर गया ना, देखें 2-4 दिन के अंदर, और अब दोबारा से चीजें वहीं पे आ गई हैं। तो अब वही मीडिया ये कह रहा है जनाब कोई रियायत नहीं है, हालांकि इमरान खान ने कोई रियायत मांगी ही नहीं, कहीं से ये रिपोर्ट हुआ ही नहीं और इसकी कोई वजह भी नहीं थी। अब जो कल मुलाकातों के लिए लिस्ट फ्राहम की गई है जेल इंतजामिया को, उसमें 6 लोग हैं और इन 6 लोगों की मुलाकात इमरान खान साहब से करवाई जाएगी। अगर तो ये मुलाकात हो जाती है तो फिर आप ये समझें कि बड़ी अच्छी खबरें बाहर आएंगी, इमरान खान साहब बड़ा खुलकर बोलेंगे बहुत सारे इश्यूज पे। लेकिन अगर ये मुलाकात नहीं करवाई जाती तो इसका मतलब यह है कि पुरानी डगर पे पाकिस्तान वापस चला गया है। नंबर 1,
सलमान अकबर राजा, सलमान सफदर, इंतजार हुसैन पंजूथा, नियाजुल्लाह नियाजी, अली जफर और जहीर अब्बास, इन लोगों ने इमरान खान साहब से मिलने के लिए जो लिस्ट है वो दी है और ये लोग इमरान खान साहब से मिलेंगे। नाज़रीन, हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर दावे कर रही है कि महंगाई कम हो रही है, महंगाई कम हो रही है, लेकिन इन दावों के बावजूद जो जिंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं। कई अद्वियात जो हैं 300 से 400% तक महंगी हुई हैं, जबकि महंगाई में कमी के दावों के बावजूद अद्वियात 200% तक महंगी हुई हैं। और ये पाकिस्तान के तमाम अखबारात में, बड़े अखबारात में ये डाटा छपा है और ये क्लियरली बताता है कि हुकूमत के आदादोशुमार सिर्फ आदादोशुमार है, आम आदमी को कोई रिलीफ मिल नहीं रहा। इस वक्त देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अपोजिशन जमात है और सबसे बड़ी नुमाइंदगी है उनकी कौमी असम्बली में। उन्हें फौरी तौर पे चंद मामला जरूर उठाने चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो है वो खामोशी के साथ बजट की तैयारी कर रही है। तो बजट के ऊपर काम करना चाहिए, महंगाई के ऊपर काम करना चाहिए, किसानों के जो मसाइल है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। आम आदमी को पीस कर रख दिया है, आम आदमी का मुकदमा कौन लड़ेगा? अपोजिशन लड़ेगी। बाकी चीजें छोड़कर ज्यादा तवज्जो इस तरफ दें कि आम आदमी के साथ जो जुल्म और ज्यादती इस हुकूमत ने की है और बजट के अंदर जो ये करने जा रहे हैं उसका रास्ता रोकें। इन्हें इतने आराम से अगर आप बजट पास करवाने देंगे तो ये तो कल को ये कह देंगे हमने बेहतरीन बजट दे दिया। इस माहौल के अंदर वो अपनी बात करेंगे, आप अपनी बात करेंगे। आपको एक एक आदादो शुमार निकालकर अपोजिशन को सामने रखना चाहिए, व्हाइट पेपर जारी करने चाहिए, अपोजिशन जमातों से भी मिले और जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनसे भी मिले और उन्हें भी बताएं कि अगर ये बजट ऐसे पास होगा तो फिर हम इसकी मुखालफत करेंगे और खुलकर मुखालफत करें। बाकी सबसे भी कहें इसकी मुखालफत करें, क्योंकि अवाम को पीसने का इन्होंने मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया है। IMF को इन्होंने यकीन दहानी करवाई है मुख्तलिफ शोबों में महंगाई को बढ़ाने की। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये जो बजट आ रहा है इसके हवाले से मौजूदा हुकूमत ने IMF को बड़ी खौफनाक यकीन दहानियां करवाई हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा होगा। दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान में नीचे नहीं जा रही। पाकिस्तान में कीमतें बहुत तेजी से बढ़ाकर टॉप पे ले जाकर रोक दी गई हैं ताकि एक आम पाकिस्तानी जो है वो उसकी जेब से पैसा निकाला जा सके। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सनम जावेद के खिलाफ जो उनकी जमानत के ऊपर एक फैसला महफूज किया गया था अदालत की जानिब से, वो महफूज फैसला आज भी नहीं सुनाया गया। लगता है ऐसा कि कल सुना देंगे, लेकिन तब तक के लिए शायद किसी और मुकदमे का बंदोबस्त कर लें। तो सनम जावेद ने इनको तिगनी का नाच नचाया हुआ। वो बात करती है जो पाकिस्तान का एक आम आदमी सोचता है, वो बात करती है जो पाकिस्तान में लोगों ने नॉर्मली करने की जरूरत नहीं की। अगर सनम जावेद जैसी बातें बेनजीर भुट्टो के दौर में शुरू हो जाती हैं या 90 की दहाई में शुरू हो जाती हैं तो परवेज मुशर्रफ का मार्शल आना लगता। देखें, कौम को आगे निकलना पड़ेगा, चीजों को जानना पड़ेगा और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रास्ता रोकना पड़ेगा, जैसे कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था। आप इनका रास्ता रोकेंगे, आप इनको इनके असल काम की तरफ वापस भेजेंगे, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। इंटरनेशनल फ्रंट पे नाजरीन दो बड़ी खबरें हैं, दोनों मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर एक ये है कि इसराइल ने गजा में जमीनी रास्ते से फौजें दाखिल कर दी हैं और नेतन्याहू ने जमीनी हमले का मुकम्मल ऐलान किया है और उसने ये कहा है कि गजा की पट्टी को मुकम्मल तौर पे वो खाली करवाएंगे। ये एक लंबा प्रोसीजर तो हो सकता है, लेकिन ये बड़ी खौफनाक चीज़ है जो अब इसराइल ने की है और वो मुकम्मल तौर पे उसी फार्मूले पर जा रहे हैं कि यहाँ के मकीनों को यहाँ से निकाल कर कहीं और ले जाकर बसा दिया जाए और ये जगह इसराइलियों के लिए हमेशा के लिए खाली करवा दी जाए और दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं या सरमायाकार हैं वो यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएं, बड़े खूबसूरत किस्म के रिजॉर्ट्स बनाएं और इसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करें, जबकि यहाँ के रहने वाले हमेशा के लिए कहीं और मुंतकिल कर दिए जाएं। तो इसको अमली जमा पहनाया जा रहा है। इस पे अरब ममालिक का क्या रद्द अमल होगा, वो किस तरीके से इस चीज़ को देखेंगे, अमेरिका पे कितना दबाव डाल पाएंगे, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर की हैं, तो कितना दबाव वो बढ़ा पाएंगे, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में आपको पता चलेंगी। इंडोनेशिया ने फ्रांस के साथ जो उनका एक मुआहदा हुआ था राफेल तैयारे खरीदने का, वो वहां पर रुक गया है। वजह यह है कि राफेल तैयारे गिर गए और J-10C ने गिराए हैं, जो चाइना का तैयारा है। तो अब इंडोनेशिया में यह दबाव पैदा हो रहा है अवाम की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से, लोगों की जानिब से, मुख्तलिफ हलकों से, कि जिस तैयारे ने दूसरे तैयारे को गिराया वो तैयारा खरीदो, जो तैयारा गिर गया उसका सौदा कैंसिल कर दो। ये भारतीय एयरफोर्स ने हालत कर दी है किसकी? फ्रांस की। अब तक इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।